हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीकली अपडेट्स। आज हम बात करेंगे 19 जून से 25 जून तक जितने भी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है फ्रॉम यूपीएससी पर्सपेक्टिव एंड स्पेशली प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव के लिए। इस बार न्यूज़ में इस वीक एनवायरनमेंट, हिस्ट्री, डिफेंस सिक्योरिटी, पॉलिटी, आईआर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिक्सचर देखने के लिए मिला था ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट्स का अगर हम बात करते हैं तो आज हम बात करेंगे, जब हम एनवायरनमेंट सेक्शन की बात करते हैं तो हम बात करेंगे एलईडी नेट जीरो सर्टिफिकेशंस जो आए हैं उनकी। अब बात ये आती है कि एलईडी होता क्या है। बेसिकली ये रेटिंग सिस्टम है लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन का, और ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, तो उसके रेटिंग्स आए हैं, सर्टिफिकेशंस आए हैं, उसकी बात करेंगे। हिमालय के ग्लेशियर्स की बात की गई है कि कैसे अगर हम ग्लोबल वार्मिंग को नहीं कंट्रोल करते हैं तो हिमालय के ग्लेशियर्स जो हैं हो सकता है कि 80% हम उन ग्लेशियर्स के वॉल्यूम को लूज कर देंगे। नाउ सिमिलर न्यूज लास्ट वीक भी न्यूज में थी कि आर्कटिक की आइस कैसे पिघल रही है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ सिमिलर इम्पैक्ट जो कि ग्लोबल वार्मिंग का इंडिया के हिमालयस पे क्या होगा उसकी बात करेंगे, और हिमालयस क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी बात करेंगे। फिर यूएन अडॉप्ट्स वर्ल्ड्स फर्स्ट ट्रीटी टू प्रोटेक्ट द हाई सीज। हाई सीज बेसिकली होते क्या है, अभी तक क्या है, जिस हाई सीज इज बेसिकली जहां पे किसी कंट्री का रेगुलेशन नहीं लगता है, किसी कंट्री का वो पार्ट नहीं है, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कैसे यूएन ने फर्स्ट ट्रीटी प्रोटेक्ट करने के लिए अडॉप्ट किया है उसके बारे में बात करेंगे। क्या वो ट्रीटी है, कैसे रेगुलेशंस होंगे उनके बारे में। फिर आपकी गुंटूर एरिया जो आंध्रा में आता है वहां पे एक रॉक पेंटिंग मिली है जो कि मेसोलिथिक एरा की है, वी विल डिस्कस दैट। और 3 थिएटर कमांड्स नए स्टैब्लिश करे जाएंगे अंडर द एम्बिट ऑफ वन एजेंसी, उसकी बात करेंगे। न्यू एआरटी रेगुलेशंस आए हैं। अब आपका एआरटी क्या होता है, बिफोर अंडरस्टैंडिंग द रेगुलेशंस, एआरटी इज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। सो उसके रिगार्डिंग क्या नए रेगुलेशंस है, और पुराना बिल क्या था, क्या कहता था, क्या प्रॉब्लम्स थे उसके साथ जो हमें नए रेगुलेशंस की जरूरत हुई, वी विल डिस्कस दैट। देन इंडिया और वियतनाम के रिलेशंस के बारे में थोड़ा बात करेंगे। रिसेंटली इंडिया ने आईएनएस कृपान जो है गिफ्ट किया है वियतनाम को, तो क्यों गिफ्ट किया है उसका रीजंस जानना ज्यादा जरूरी है आपको मेंस के लिए, लेकिन आईएनएस कृपान के फीचर्स जानना आपको बहुत जरूरी है प्रीलिम्स के लिए। तो दोनों की बात करेंगे कि कैसे एक खबर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू द डिफरेंशिएशन, हाउ टू रीड वन न्यूज फ्रॉम बोथ द पर्सपेक्टिव ऑफ मेंस एंड प्रीलिम्स, और क्या डेप्थ कवर करनी चाहिए। देन ज्योग्राफी सेक्शन में 2 न्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, हीट वेव्स एंड स्टेट। इसके ऊपर तो एडिटोरियल भी था, एडिटोरियल की वीडियो भी बनाई है। आप हीट वेव्स को अगर बेटर समझना चाहते हो तो वो वीडियो भी रेफर कर सकते हो, दो आई हैव कवर्ड फ्रॉम द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव इन दिस वीडियो आल्सो। देन कैसे ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन जो हो रहा है वो अर्थ की टिल्ट को इम्पैक्ट करता है, क्यों, और अर्थ का टिल्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो क्लाइमेट के ऊपर असर करता है। तो इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि अर्थ का टिल्ट बढ़ रहा है या ईस्ट की तरफ बढ़ रहा है या वेस्ट की तरफ बढ़ रहा है या कितना है। सो वो वी विल अंडरस्टैंड इन दिस। देन ओमनिक्रॉन के लिए एक वैक्सीन जो है वो अप्रूव हुई है, इमरजेंसी सिचुएशंस में हम यूज कर सकते हैं, और वो इंडिया में पुणे में बनाई गई है। सो दैट इज जेमकोवैक ओम नाम है इसका, तो वी विल स्टडी दैट, इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द हेल्थ पर्सपेक्टिव। देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा न्यूज में था। वाई क्रोमोसोम पे न्यूज थी कि कैसे बात हो रही है कि बहुत सारी स्पीशीज ऐसे हैं जिसमें शायद वाई क्रोमोसोम जो है वो कम होता जाएगा। देन आपका क्वांटम कंप्यूटिंग एंड फोनॉन्स वाज इन न्यूज। वी विल अंडरस्टैंड फोटोन और फोनॉन में क्या डिफरेंस होता है, क्यों सेम नहीं है, वो भी समझेंगे। Then there was in newspapers how prokaryotes led to eukaryotes. So we will discuss basically जो अर्थ के 2 broadly कैटेगरीज है जिनमें हम ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर सकते हैं, उनमें डिफरेंस क्या है, वी विल टॉक अबाउट दैट इन दिस। देन ऑन 21 जून इंटरनेशनल योगा डे वाज सेलिब्रेटेड, और हम जानेंगे ओशन रिंग ऑफ योगा क्या है, और इंटरनेशनल योगा डे में जो नेवी ऑफ इंडिया है उसका क्या रोल रहा है उसके बारे में जानेंगे। देन एक रिपोर्ट ग्लोबल जेंडर इंडेक्स जिसे हम बोलते हैं वो रिलीज की गई थी, उसमें इंडिया की रैंकिंग्स क्या है, अदर इंपॉर्टेंट जो नेबर नेशंस है उनकी रैंकिंग क्या है वो जानेंगे। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो रिलीज करती है। सो 2023 की जो रैंकिंग्स है दे आर आउट, वी विल डिस्कस दैट। देन गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स में गति शक्ति पोर्टल जो है वो न्यूज में था, क्योंकि इंडस्ट्री के लोगों ने ये बोला है कि अब आपको जो डेटा अवेलेबल है इस साइट पे, कुछ जो इंपॉर्टेंट डेटा है जो सिक्योरिटी पर्पज से इंपॉर्टेंट है उसे आप नहीं अवेलेबल करवाइए सबके लिए, लेकिन जो बाकी डेटा हेल्पफुल हो सकता है इंडस्ट्री के लिए उसको अवेलेबल करवाइए। क्योंकि बेसिकली ये जो पोर्टल है वो 16 इंडस्ट्रीज को या इंडस्ट्री ये कहती है कि जो एक डाई प्लेटफॉर्म है, ये जो 16 मिनिस्ट्रीज जो है इंक्लूडिंग रेलवे, रोडवेज एक्सेट्रा, इन सबका जो डेटा है उनको इकट्ठा या एक इंटीग्रेटेड एंड कोऑर्डिनेटेड अप्रोच के साथ दिखाता है। सो वो डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो उसके बारे में वी विल टॉक अबाउट।
So let's start with the video with the very first news about LEED Net Zero certifications. So basically जो LED Zero recognizes a project that have reached net zero और net positive status in categories of carbon, energy, water और waste. That means ये जो एक सर्टिफिकेशन है या रेटिंग सिस्टम है वो ऐसी प्रोजेक्ट्स जो बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको रिकॉग्नाइज करता है जिनकी वजह से या तो जीरो एमिशन होता है या पॉजिटिव स्टेटस है, नेट पॉजिटिव. दैट मीन्स जितना उन्होंने एमिट किया है उन्होंने उसको कॉम्पनसेट किया, तो नेट पॉजिटिव स्टेटस आना चाहिए. एंड इस कैटेगरी में जब हम एमिशंस की बात कर रहे हैं तो वो कार्बन, एनर्जी, वाटर एंड वेस्ट जितना वो क्रिएट कर रहे हैं वो हो सकते हैं. सो जब की हाइलाइट्स में बेसिकली न्यूज में ये था कि इस सर्टिफिकेशन एंड रेटिंग सिस्टम के हिसाब से इंडिया हैज इमर्ज एज द टॉप कंट्री विद LED जीरो ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स एंड इट हैज आउट परफॉर्म्ड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड चाइना. ये यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल जिसे यूएस GBC एंड ग्रीन बिजनेस सर्टिफिकेशन GBCI कहते हैं उन्होंने कहा है. एंड अकॉर्डिंग टू GBCI's फाइंडिंग 150 LEED जीरो सर्टिफाइड जो प्रोजेक्ट्स थे ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें तो 45% जो है वो इंडिया के हैं. दैट मीन्स 73 सच प्रोजेक्ट्स जो हैं इंडिया के हैं. और इंडिया में भी पर्टिकुलरली अगर स्टेट्स की बात करें तो हरियाणा एंड तमिलनाडु जो लीड कर रहे थे इस सर्टिफिकेशन की रेस में. Now, when we talk about US and China, they are second and third in this certification, and 30% of the projects are with US and 10% are with your China. Now, what is this net zero refers to? Now, ये एक ऐसा स्टेट है जिसमें ये कह सकते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं जो कि एमिट होती हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में जो कि एटमॉस्फेयर को इम्पैक्ट करती हैं, they are balanced by the removal of from the atmosphere. That means जितना आपने ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन किया है उतना ही आप एटमॉस्फेयर से रिमूव करो, be it by planting new trees or any other kind of मेथड टू बी फॉलोड जिससे कि ग्रीन हाउस गैसेस बैलेंस कर सकते हो. दैट इज वाई द वर्ड नेट जीरो यहाँ पे है कि आप एमिशंस तो जीरो नहीं कर सकते, तो एमिशन होगा लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए या रिमूव करने के लिए उसका इम्पैक्ट आप कुछ कर रहे हैं. सो द टर्म जीरो इट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज जो कार्बन डाइऑक्साइड है एटलीस्ट उसको तो कम करना बहुत ज्यादा जरूरी है. जैसे कि हमें पता है कि 1.5 डिग्री टेम्परेचर राइज के टारगेट हैं और जब तक हम कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन जो है उसे कंट्रोल नहीं करेंगे टारगेट मीट नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है ग्रीन हाउस गैसेज एंड आपका CO2 in increasing the temperature, increasing the global warming. So this becomes very, very important. Now India's leadership position in LEED zero projects reflects कि हम कितने committed हैं अपनी sustainability या ऐसे projects को लाने के लिए जो कि green building practices हम बोल सकते हैं या innovative green building projects हम बोल सकते हैं जो कि environment को protect करते हैं. So इंडिया की commitment को दर्शाता है ये कि कैसे इंडिया sustainable environment की तरफ काम कर रहा है. ऑल्सो जब हम बात करते हैं कि इंडिया के जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के टारगेट हैं बाय 2070 उनको भी ये अचीव करने में हेल्प करेगा, क्योंकि इंडिया ने टारगेट किया है कि हमें नेट जीरो एमिशंस दिखाने हैं ग्रीन हाउस गैसेस के बाय 2070. ना जब हम बात करते हैं कि LEED जीरो जो स्टेटस है वो किन कैटेगरीज में डील करता है, तो एज आई टोल्ड यू 4 कैटेगरीज आर देयर: कार्बन, एनर्जी, वाटर एंड वेस्ट. एंड ये ओवर द पीरियड ऑफ 12 मंथ जो है वो रेटिंग देता है. हर सालाना बोल सकते हैं हम ये रेटिंग्स आते हैं. अब इस सर्टिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या है, कैसे होता है, कौन करता है, एक्सेट्रा. अब ये जो रेटिंग सिस्टम है वो एक फ्रेमवर्क है फॉर हेल्थी, एफिशिएंट, कार्बन एंड कॉस्ट सेविंग ग्रीन बिल्डिंग्स के लिए. एंड ये US ने डेवलप किया था. ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल एंड ने जो है वो इन्वॉल्व है और ये एडमिनिस्ट्रेड होता है आपका ग्रीन बिजनेस सर्टिफिकेट INC से, दैट इज GBCI से, मैंने जैसे बताया आपको. एंड 4 सर्टिफिकेशंस आर इन्वॉल्व दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. नाउ इंडिया के पास भी अपना LEED इंडिया प्रोग्राम है जो कि इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल IGBC मॉनिटर करता है या एडमिनिस्टर करता है. एंड ये जो ग्रीन रेटिंग्स हैं फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असिस्टेंट इज इंडियाज ओन ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम विच इज जॉइंटली डेवलप्ड बाय द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट एंड मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेस. सो एक ये 5 स्टार रेटिंग सिस्टम है एंड द रेटिंग इज वैलिड फॉर 5 years. तो इंडिया के पास अपना सिमिलर सिस्टम भी है. सो 2 तरीके से ये आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एक तो इंडिया का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, कैसे इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, ये स्टेटमेंट्स आ सकते हैं. दूसरा, इंडिया फर्स्ट रैंक कर रहा है, उसने US और चाइना को बीट किया है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और दूसरा, इंडिया का रेटिंग सिस्टम दैट इज गृह जिसे बोलते हैं, ग्रीन रेटिंग ऑफ इंडिया इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स के लिए. सो ये 3-4 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है आपको याद रखना.
अब बात करते हैं हिमालयन ग्लेशियर्स की। दे कुड लूज 80% ऑफ देयर वॉल्यूम इफ ग्लोबल वार्मिंग इज इन कंट्रोल। नाउ दे आर सेइंग दैट अगर ग्लोबल वार्मिंग जिस दर पे चल रहा है ऐसे ही चलता रहा तो हिमालय की जो ग्लेशियर्स की जो आपकी आइस है 80% ऑफ दैट कुड बी वी कैन लूज 80% ऑफ दैट। और ग्लेशियर्स की बात अगर करें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी कंट्री के लिए, क्योंकि एक वाटर रिसोर्स की तरह देखा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट वाटर रिसोर्स है। हमारी जो नदियां हैं हिमालय से जो ओरिजिनेट होती हैं उनका सारा जो पानी है वहीं से चैनलाइज होता है, और वो हमें भी पता है कि नॉर्थ इंडिया में कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कितने पॉपुलेशन के लिए एक वाटर का सोर्स है। सो हिमालय की ग्लेशियर्स की वॉल्यूम कम होने की जब हम बात करते हैं तो इट कैन lead to a water scarcity or water trouble in the country. That is why they are very very important. थोड़ा सा हिमालय के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि अब अगर हिमालय न्यूज में आए तो हिमालय से रिलेटेड आ सकता है, रिवर सिस्टम भी आ सकते हैं, हिमालय के फैक्ट्स भी आ सकते हैं। सो वी नीड टू रिमेम्बर कि एक ग्रेट माउंटेन सिस्टम है वो सेंट्रल एशिया का, नॉट इवन इंडिया, सिर्फ सेंट्रल एशिया का एक इम्पॉर्टेंट हिमालयन जो माउंटेन सिस्टम है। 8 कंट्रीज ज्वाइन होती हैं या 8 कंट्रीज में स्पैन कर रहा है वो, जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, इंडिया, नेपाल, म्यांमार और पाकिस्तान आता है। मेजर हिस्सा हम कह सकते हैं कि इंडिया में होगा, लेकिन कुछ कुछ जो पार्ट्स हैं इन सभी कंट्रीज में है। नाउ देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं कि हिमालय आपका यहाँ रन कर रहा है एंड द कंट्रीज इट अटैच टू। आपके कन्वीनियंस के लिए मैंने मैप दिया है। अगर थोड़ा सा समझना चाहें कि नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ जो है डायरेक्शन है, देखिए माउंटेन्स जो हिमालय की माउंटेन्स है, एंड इट डिवाइड्स द वैली ऑफ अमू दरिया टू द नॉर्थ फ्रॉम द इंडस रिवर वैली टू द साउथ। दैट मीन्स जो अमू दरिया की वैली है वो उसके नॉर्थ में है और साउथ में इंडस रिवर वैली सिस्टम आता है। Then to the east, the Hindu Kush supports the Pamir ranges near the point where the borders of China and Pakistan control Kashmir and Afghanistan meet. आप देख सकते हैं हिंदू कुश रीजन यहाँ मार्क्ड है। देन ईस्टर्न एंड की जब हम बात करते हैं हिमालय की, ईस्ट और हिंदू कुश माउंटेन्स पर्टिकुलरली जब बात करते हैं तो वो नॉर्थ में पड़ते हैं और मर्ज करते हैं आपकी काराकोरम रेंजेस के साथ। हिमालय से रिलेटेड अगर हम बोले मैप का क्वेश्चन कैसे आ सकता है, क्योंकि जब हिमालय न्यूज में है तो ऑब्वियसली एक क्वेश्चन, एक प्रोबेबल क्वेश्चन होता है कि मैप का आ सकता है। एक तो आपको नॉर्थ से साउथ अलाइनमेंट ऑफ पासेस पता होना चाहिए, माउंटेन रेंजेस पता होनी चाहिए हिमालयस की, वेस्ट टू ईस्ट पता होना चाहिए, ईस्ट टू वेस्ट पता होना चाहिए, किस कंट्रीज के साथ लगता है वो पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम्स जो वहां से ओरिजिनेट होते हैं वो पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स जो है वो पता होनी चाहिए। सो ये बेसिक जानकारी है जो आपको एनसीईआरटीज में भी मिल जाती है, बट पता होना चाहिए। नाउ जब हम बात करते हैं कि वो साउथ वेस्ट की जब बात करते हैं तो पाकिस्तान से अफगानिस्तान की तरफ जाता है एंड फाइनली जो है वेस्टर्न अफगानिस्तान में जाके माइनर रेंजेस आपको वहां मिल जाती हैं। सबसे हाईएस्ट पीक की बात करें तो वो है माउंट ट्रिचमीर एंड ये राइज करती है पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर के पास। ये सबसे हाईएस्ट पीक है आपकी हिमालयस की मानी जाती है। जब हम सदर्न एंड की तरफ बढ़ते हैं तो वो घर रेंजेस नियर काबुल रिवर के पास जो है वहां मिलता है, कनेक्ट करता है उसके साथ। एंड हिंद कुश हिमालयाज आर द वर्ल्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटर टावर बोलते हैं उनको, क्योंकि वो 10 सोर्स ऑफ 10 ऑफ द एशियाज लार्जेस्ट रिवर माना जाता है। दैट मीन्स वहां जो आइस या ग्लेशियर्स मिलते हैं वो जो एशिया की 10 सबसे बड़ी रिवर्स हैं उनका पानी का स्रोत है। एंड इट इज द अर्थ्स थर्ड पोल उसे बोला जाता है, एंड इट इज द स्टोर हाउस ऑफ थर्ड लार्जेस्ट बॉडी ऑफ स्नो ऑन आवर प्लैनेट आफ्टर अंटार्कटिक एंड योर आर्कटिक। दैट मीन्स इस एरिया में जो स्नो पाया जाता है वो सबसे ज्यादा स्नो पाया जाता है आपका आर्कटिक अंटार्कटिक में, और तीसरे नंबर पे आता है ये रीजन। सो दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ हिंदकुश माउंटेन्स व सेंटर ऑफ बुद्धिज्म, ये एक बोल सकते हैं कि रिलीजन के रिस्पेक्ट में क्या इंपॉर्टेंस रही है, जिसमें आपका बमयान बुद्धा की अगर बात करें तो उससे एसोसिएटेड है ये माउंटेन रेंजेस। So you need to remember that also, and it has also been a gateway for invasions into Indian subcontinent। जब हम बात करते हैं कि कैसे वेस्टर्न साइड की तरफ से हमारे सब कॉन्टिनेंट में इन्वेजन्स हुई है तो वहां भी माउंटेन पास ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से भी देखा जाए तो इम्पोर्टेंट है। नाउ लेट्स मूव फर्दर एंड अंडरस्टैंड कि यूएन ने जो अडॉप्ट किया है वर्ल्ड का फर्स्ट ट्रीटी टू प्रोटेक्ट द हाई सीज, वो समझते हैं। जो वर्ल्ड का फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रीटी है ये हाई सीज से रिलेटेड है, यूएन ने अडॉप्ट किया है और एक लैंडमार्क एनवायरमेंटल अकॉर्ड की तरह देखा जा रहा है, ताकि के जो रिमोट इकोसिस्टम है
उसे प्रोटेक्ट किया जा सके, क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था, हाई सीज में कोई रेगुलेशन ना होने की वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस बहुत देखा जा रहा था, क्योंकि वहां ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, बीट ऑयल रिसोर्सेज, बीट फिशिंग एक्सेट्रा जो हो रहे हैं उसकी वजह से। सो ये जो रेगुलेशन या ये जो ट्रीटी है वो बहुत हेल्प करेगा बायोडाइवर्सिटी को सेव करने के लिए। अब हम ये तो नहीं बोल सकते कि फर्स्ट ट्रीटी है, उसका कुछ नाम भी होगा, तो जो ऑफिशियल नेम है उस ट्रीटी का वो है आपका बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन, और BBNJ बोलते हैं। व्हाई वी आर सेइंग बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन, क्योंकि हाई सीज का मतलब ही यही होता है जो किसी कंट्री के ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आते हैं। ओके, दैट इज व्हाई बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन, वो किसी देश के वाटर्स नहीं है, उसे कलेक्टिवली यूनिवर्सल एक, या बोल सकते हैं वर्ल्ड लेवल पे एक लॉ बनाया गया है जिससे उसे उन जगहों को जो समुद्र में है उन्हें रेगुलेट किया जाएगा, ताकि कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन बेटर की जा सके, डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी को बचाया जा सके। नाउ ये जो इनिशिएटिव है इसमें जब हम बात करते हैं कि किन एक्टिविटीज को कवर करेगा, तो फिशिंग हो, मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट हो, एक्सप्लोरेशन हो, या कोई भी परस्यूट हो, या डीप सी माइनिंग हो, जियो इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स हो, ये सब जो हैं, जो भी प्रोजेक्ट्स हैं वो सब इसके एम्बिट में आएंगे। नाउ जब हम बात करते हैं कि ये ट्रीटी जो है वो इस्टेब्लिश करेगा एक प्रिंसिपल फॉर शेयरिंग द बेनिफिट्स ऑफ मरीन जेनेटिक रिसोर्सेज, दैट मीन्स जो समुद्र से रिलेटेड रिसोर्सेज है, जेनेटिक रिसोर्सेज हैं, उनकी शेयरिंग द बेनिफिट्स की बात करता है। जो भी उनके लाभ हैं उन सबको शेयर किए जाएंगे हर कंट्री में। ऐसा नहीं है कि जिस कंट्री के पास का वो समुद्र है वहां होगा, नहीं, उसको शेयर करने की बात की गई है। नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस ट्रीटी? बेसिक पर्पस ये है कि स्पीशीज की एक्सटिंक्शन को बचाना है। ओवर फिशिंग, ऑयल एक्सट्रैक्शन या डीप सी माइनिंग या अदर एनवायरमेंटल जो एक्टिविटी, एनवायरमेंट को इम्पैक्ट करने वाली जो एक्टिविटीज होती हैं हाई सीज में, उसकी वजह से कोई भी स्पीशीज की एक्सटिंक्शन नहीं होनी चाहिए। सो बेसिकली बायोडाइवर्सिटी हम बोलते हैं प्रिजर्व करने के लिए ये ट्रीटी काम करती है। अब ये ट्रीटी हो गई है, बहुत डिस्कशंस हो गए, ये ट्रीटी भी बन गई है, लेकिन अभी तक सिर्फ 200 जो नेशंस हैं उन्होंने इसे साइन किया है 15 साल के डिस्कशंस के बाद। लेकिन रैटिफिकेशन के लिए और इसे लागू करने के लिए 60 मेंबर नेशंस लगेंगे जो रैटिफाई करेंगे इसे, और 2025 के जून में नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस होनी है फ्रांस में। तब तक ये रैटिफिकेशन का प्रोसेस पूरा हो जाएगा, ये माना जा रहा है। थोड़ा सा समझते हैं कि ओवरव्यू क्या है BBNJ, ये जो ट्रीटी है उसका। It was launched at One Ocean Summit, which was held in February 2022. The High Ambition Coalition on BBNJ aimed for common and ambitious outcome. यहाँ डिस्कशन स्टार्ट हुए थे, 15 साल पहले डिस्कशन स्टार्ट हुए थे, और ये लॉन्च 2022 में की गई थी। और ये एक लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल अग्रीमेंट है जिसको कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ मरीन एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात करता है। इसमें हाई सी कवर होते हैं जो कि बियॉन्ड एक्सक्लूसिव या EEZ जिन्हें हम बोलते हैं, दैट इज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स या नेशनल वाटर्स जिसे बोला जाता है, वो इसमें आते हैं। और बिफोर दिस क्या होता था, बिफोर दिस UN कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सीज जो 1982 में अडॉप्ट किया गया था, वो रूल करता था इनटू द ओशंस, जो कि EEZ के बाहर के जो जोन्स होते थे, और उनके हिसाब से ही जो कोस्ट लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स वाला एरिया होता था वो आपके EEZ में आता था। उसके बाद ये वाटर्स कंट्रोल किए जाते थे। अब बात करते हैं कि ऐसा क्या नीड थी कि आपकी ये ट्रीटी जो है वो बनाई गई, क्योंकि देखो ओनली 1% ऑफ दीज एरियाज वर अंडर प्रोटेक्शन, सारे एरियाज अंडर प्रोटेक्शन में नहीं थे। और 2023 में 90% ऑफ द बिग फिश पॉपुलेशन की बात अगर करते हैं तो दे गॉट डिप्लीटेड, एंड 50% कोरल रीफ वर डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ द ओवर फिशिंग। सो यू कैन सी इट वॉज रिकॉग्नाइज्ड कि बायोडाइवर्सिटी लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उसके लिए जरूरत फील करी गई, तो बनाया गया ये ट्रीटी को। नाउ इंडिया का रोल बात करते हैं अगर BBNJ में, तो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहा है नेगोशिएशन में, डेवलपमेंट में, एंड लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट को डेवलप करवाने के लिए। एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ BBNJ की बात करी गई है, इंडिया उसमें पार्टिसिपेंट रहा है। नाउ थोड़ा सा समझते हैं हाई सीज बेसिकली होते क्या है। एक वर्बल आपको एक लेमैन की तरह मैं समझा सकती हूँ, थोड़ा सा टेक्निकलिटी के साथ समझ लेते हैं। It refers to an area of world oceans and seas that are beyond the national jurisdictions, and these are the waters that do not fall under any sovereignty of any specific country. Basically आपकी किसी कंट्री के लॉ के तहत नहीं आते हैं, and they are collectively considered a global common belonging to all humankind. किसी पर्टिकुलर कंट्री का हक नहीं है, वहां के लोगों का हक नहीं है, ग्लोबली सबका माना जाता है वो एरिया। हाई सी उसे बोलते हैं। सो आप देख सकते हैं कि अगर ये कोस्ट लाइन है किसी कंट्री की तो ये टेरिटोरियल सी होता है, फिर उसके बाद आपका EEZ एरिया आता है, फिर आपके आते हैं हाई सीज जहां पे किसी कंट्री का
सॉवरेनिटी या जुरिसडिक्शन नहीं होती है. ओके, सो दीज आर योर मैरीटाइम जोन्स एक्सप्लेन्ड इन दिस पिक्चर, यू कैन रेफर टू दिस. नाउ लेट्स मूव फर्दर एंड अंडरस्टैंड कि क्या पेंटिंग मिली है गंतौर डिस्ट्रिक्ट में. एक मेसोलिथिक पीरियड की रॉक पेंटिंग मिली है जिसमें एक पर्सन जो है पीस ऑफ लैंड को टिल कर रहा है, वो पेंटिंग मिली है. एंड अ टेम्पल सर्वे प्रोजेक्ट वाज गोइंग ऑन बाय द आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट इन दिस डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में. तो वहां ये पेंटिंग मिली है. नाउ बात करते हैं किस एरिया में ये सर्वे चल रहा था. ये पेंटिंग आप देख सकते हैं कि ये पेंटिंग मिली है, मैंने आपकी रेफरेंस के लिए सो दैट यू रिमेम्बर, आपको पेंटिंग की भी इमेज दी है. नाउ ये जो सर्वे था वो लोअर कृष्णा वैली में चल रहा था और जो भी टेम्पल प्रोजेक्ट चल रहा था उस टेम्पल के आर्किटेक्चरल फीचर्स को डिस्कवर करने के लिए, किस सिविलाइजेशन का है, कब किस एरा का है, उस एक्सेट्रा पे रिसर्च चल रही थी. और वहां एक प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग मिली वॉल्स पे एंड सीलिंग्स ऑफ नेचुरल रॉक शेल्टर्स जो थे वहां मिली है ये. एंड इट वॉज नोटिस दैट दीज वर शेल्टर्स फॉर प्री हिस्टोरिक ह्यूमन्स हु लिव्ड एट दिस प्लेस. सो दे वर यूज्ड बाय प्री हिस्टोरिक ह्यूमन्स, दीज शेल्टर्स जहाँ ये पेंटिंग मिली है. एंड यहाँ पे 5 नेचुरली फॉर्म्ड केव्स मिली है जिसमें से 2 जो है वहां पे रॉक पेंटिंग्स मिली है बैक वॉल्स पे और सीलिंग्स पे. एंड कहा जा रहा है कि ये 5000 BC दैट इज मेसोलिथिक एज को बिलोंग करती हैं. नाउ दीज पेंटिंग्स की अगर बात करें तो कैसे बनी है उसके लिए हमें बताया गया कि नेचुरल व्हाइट क्योलिन एंड रेड ऑकर पिगमेंट्स यूज किए गए हैं इस पेंटिंग में. एंड अभी बहुत ज्यादा एक्सपोजर टू एयर एंड विंड की वजह से डैमेज हो चुकी है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे आउटलाइंस अभी भी बचे हैं जो कि इंटैक्ट हैं. उनसे ऑब्जर्व किया जा सकता है कि क्या दर्शाते हैं या किस एज के हैं. नाउ जो ये पिगमेंटेशन यूज हुआ है वो क्ले, सैंड एंड फेरोइक एसिड से बनता है, जबकि क्योलानाइड जो होता है एक सॉफ्ट अर्दी एंड यूजुअली व्हाइट मिनरल होता है जो केमिकल वेदरिंग ऑफ एल्यूमिनियम सिलिकाइट से बनता है. सो वो 2 चीजें यूज हुई हैं. नाउ इस पेंटिंग की फाइंडिंग से क्या पता, इस पेंटिंग से क्या पता लगता है, उस जमाने का जो सोशल लाइफ और कल्चर जो है उसे डिपिक्ट करता है. क्योंकि जो पेंटिंग्स मिले हैं वहां पे उसमें एक पेंटिंग में मैन कैचिंग वाइल्ड गोट दिखाया गया है विद हिज लेफ्ट हैंड वाइल वेल्डिंग अ हुक लाइक इम्प्लीमेंट टू कंट्रोल इट. सो इट शोज कि हंटिंग एंड गैदरिंग, हंटिंग जो थी उस टाइम पे लोग करते थे मेसोलिथिक एरा की जब हम बात करते हैं. एक और पेंटिंग जो है उसमें 2 कपल स्टैंडिंग विद देयर हैंड्स रेज्ड व्हाइल अ चाइल्ड स्टूड बिहाइंड देम दिखाए गए हैं. ऑल्सो एक पेंटिंग है जिसमें अ मैन होल्डिंग अ प्लॉ एंड अपीयरिंग टू बी टिलिंग अ लैंड दिखाया है. दैट मीन्स कि सेमी सेटल्ड लाइफ पैटर्न जो है वो दर्शाती हैं ये पेंटिंग जो हमें मिली है. नाउ लेट्स मूव फर्दर एंड टॉक अबाउट द 3 थिएटर कमांड्स जो इस्टेब्लिश होंगी. Now, Indian Army, Navy and Air Force, they have achieved a consensus on establishment of these 3 theater commands, and it will be established by 2024, and each headed by a senior 3-star general होगा. Okay, so now let's understand key highlights क्या थे newspapers में. Now, these commands will be responsible for managing northern borders with China, वेस्टर्न फ्रंट विद पाकिस्तान एंड मैरीटाइम कमांड इन पेनिनसुलर इंडिया. सो जो 3 कमांड्स इस्टेब्लिश किए जाएंगे वो इन 3 रीजन्स में ऑपरेट करेंगे. एंड इन 3 कमांड का मतलब क्या होगा, इट मीन्स पुटिंग स्पेसिफिक नंबर्स ऑफ पर्सनल फ्रॉम 3 सर्विसेज दैट इज आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स अंडर अ कॉमन कमांडर इन अ स्पेसिफाइड जोग्राफिकल टेरिटरी. दैट मीन्स जो 3 टेरिटरी मैंने मेंशन करी कि चाइना के पास, पाकिस्तान के पास एंड पेनिनसुलर इंडिया में, तीनों जो सर्विसेज हैं आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स की जो सर्विसेज हैं वो एक ही एम्बिट में उस जोग्राफिकल टेरिटरी में मिलेंगी हमें. देन शेखाक्तर कमेटी जो है एंड कारगिल रिव्यू कमेटी जो है उनकी रिकमेंडेशंस पे ये 3 कमांड्स बनाए जा रहे हैं. ऑलरेडी अगर बात करते हैं तो इंडिया के पास 19 मिलिट्री कमांड्स हैं जिसमें से 17 जो है सर्विस ओरिएंटेड है. आर्मी के 7 है, IAF दैट इज इंडियन एयरफोर्स के 7 है, नेवी के आपके 3 हैं. 2 कमांड्स इंडिया के पास ऑलरेडी यूनिफाइड हैं, दैट इज अंडमान एंड निकोबार कमांड विच इज जोग्राफिकल काइंड ऑफ अ कमांड. देन एक स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड है विच इज फंक्शनल एंड हैंडल्स द कंट्रीज न्यूक्लियर आर्सेनल. ओके, नाउ जो सिग्निफिकेंस क्या होता है थिएटर कमांड को बनाने का, एक इंटीग्रेटेड वॉर फाइटिंग मशीनरी जो है और कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में कैसे हम ऑपरेट कर सकते हैं उसको दर्शाता है. देन एनहांसेस द सिनर्जी एंड कोऑर्डिनेशन अमंग द 3 सर्विसेज दैट इज योर आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्सेस एंड एनेबल्स मोर इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, और चैलेंजेस को बेटर डील कर सकते हैं.
हमारी प्लानिंग एंड मिलिट्री ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन करता है जब ऐसी फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल होती है. सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ लेट्स मूव फर्दर एंड अंडरस्टैंड न्यू ART रेगुलेशंस क्या थे. हेल्थ मिनिस्ट्री ने जो नए असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशंस 2023 के हैं वो नोटिफाई किए हैं. एंड एम इनको देने का ये है कि हम प्रोवाइड कर सके डोनर्स एंड पेशेंट्स को बेटर मेडिकल केयर एंड सिक्योरिटी दिस ईयर. दैट मीन्स आफ्टर 2023 हम ये दे पाए. जो न्यू प्रोविजंस है उनकी वजह से ऑलरेडी जो मेडिकल कॉस्ट था जो हाई था उसको कंट्रोल करने का कोशिश किया गया है. And they are proving to be a challenge for treating doctors and couples wanting to have children through ART because of the restricted and limited resource availability in terms of donors. और पहले के बिल के हिसाब पहला जो एक्ट है उस हिसाब से चले तो कॉस्ट ऑफ मेडिकल कॉस्ट जो है बेसिकली बहुत ज्यादा हाई आता था. लेट्स टॉक अबाउट द न्यू प्रोविजंस. पहला जो न्यू ART प्रोविजन है वो इम्पोज करता है रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ टाइम्स अ डोनर मेल और अ फीमेल कैन डोनेट in their lifetime and specifies age limit also for the donors. And the provision states that oocyte donors जो हैं they should be a person who have been married at least once in their lives and have at least one living child of their own. That means जो फीमेल डोनर्स की बात की गई है they should be married and at least उनका एक चाइल्ड होना चाहिए जिसकी मिनिमम 3 years of age जो है वो कही गई है न्यू प्रोविजंस के हिसाब से. Now she can donate oocyte only once in her lifetime and not more than 7 oocytes can be retrieved. So this is also another restriction on the female donors. Also जब हम बात करते हैं ART banks की they can not supply reproductive cells ऐसा जिसे GMAT भी बोलते हैं for a single donor to more than one commissioning couple. Okay, so that means commissioning couple are the couples who are seeking the services. So this is another provision in the new act. Then additionally जो parties seek करती हैं ART services they will be required to provide insurance coverage in the favor of oocyte donor for any loss, damage or death of the donor अगर ऐसी कोई situation arise होती है. And a clinic is prohibited from offering to provide a child of predetermined sex. That means predetermined sex इस category में भी allowed नहीं है. You cannot go for that you want a girl child or a boy child. ऐसा नहीं है. आपको sex determination is still not allowed. And also checking for genetic diseases before the embryo implantation is needed. That means कि जो आप ART services से चाइल्ड बर्थ प्लान कर रहे हैं वो जो चाइल्ड है उसको कोई जेनेटिक डिजीज है या नहीं है उसको चेक करना अब जरूरी है. ओवरऑल अगर बात करें तो जो न्यू ART लॉज हैं वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं नंबर ऑफ डोनेशन अटेम्प्ट्स को कि कितनी बार आप डोनेट कर सकते हैं लाइफ में. एंड दे हैव द पोटेंशियल टू इंक्रीज कॉस्ट एंड क्रिएट चैलेंजेस फॉर कपल्स रिलाइंग ऑन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स ऑल्सो. नाउ ART बेसिकली होता क्या है अगर हम नटशेल में बात करें तो ऑल फर्टिलिटी थेरेपीज जो भी डील करती हैं विद एग्स और एम्ब्रॉयज दे आर कंसिडर्ड टू बी ART. और इन जनरल ART ट्रीटमेंट का मतलब होता है सर्जिकली रिमूविंग योर एग फ्रॉम अ वुमेन्स ओवरीज एंड फर्टिलाइजिंग देम इन अ लैब विद अ स्पर्म and either putting them back into the body or giving them to another woman. That means इसमें आप बोल सकते हैं surrogacy भी involved हो सकती है. So this is the definition of your ART. Now they exclude procedures where only sperms are treated, okay, or where a woman takes medication solely to increase egg production without intending to have eggs extracted. So ये condition अलग होती है. This is not included in ART. जहाँ बात करें हम fertilization की and then putting it back into the female body or giving it to another woman, वहां पे हम बात कर रहे हैं ART की. जहां सिर्फ sperm are treated और women are taking medication to increase their egg production, वो ART में काउंट नहीं होता है. आपके कंपैरिजन के लिए कि पहले 2021 के एक्ट में क्या प्रोविजंस थे ART के क्लिनिक्स एंड बैंक्स पे, क्या रेगुलेशंस थे, क्या कंडीशंस थे डोनेशंस के, देन कंसेंट एंड इंश्योरेंस कवरेज से रिलेटेड क्या रेगुलेशंस थे, ART का प्रोसेस पे क्या रेगुलेशंस थे और ऑफेंसेस क्या कंसिडर होते थे, उसके लिए मैंने सारे डिटेल्स दिए हैं सो दैट यू नो द ओल्डर प्रोविजंस ऑल्सो. बात कर लेते हैं बेसिकली शॉर्टकमिंग्स क्या थी 2021 के एक्ट में जिसकी वजह से जरूरत पड़ी. पहले जो था एक्सक्लूजन ऑफ अनमैरिड एंड हेट्रोसेक्सुअल जो कपल्स हैं वो इंक्लूडेड नहीं थे एंड दे एक्सक्लूडेड द अनमैरिड मेन, डाइवोर्स्ड मेन, विडोड मेन, अनमैरिड येट कोहेबिटिंग हेट्रोसेक्सुअल कपल्स, ट्रांस पर्सन, होमोसेक्सुअल कपल्स, ये सब एक्सक्लूडेड थे ओके फ्रॉम अवेलिंग द ART सर्विसेज. एंड एक्सक्लूजन की वजह से
दिस एक्सक्लूजन इज रेलिवेंट एज द सेरोगेसी एक्ट जो है वो एक्सक्लूड करता है जो अबव जितने भी मेंशन कैटेगरी हमने किए हैं वो सब. ओके, नाउ द सेकंड प्रॉब्लम वाज रिड्यूसेस द रिप्रोडक्टिव चॉइसेस. जो एक्ट है इट इज ऑल्सो लिमिटेड टू दोज कमिशनिंग कपल्स हु आर इनफर्टाइल, दोज हु हैव बीन अनेबल टू कंसीव आफ्टर 1 year ऑफ अनप्रोडक्टिव coitus. Now thus this is limited in its application and significantly reduces the reproductive choices of जो लोग excluded हैं, included नहीं है एक्ट में. So 2 shortcomings हैं 2021 के एक्ट की जिसकी वजह से नए एक्ट की जरूरत फील की गई है. अब बात करते हैं थोड़ा सा IR की. इंडिया ने जो गिफ्ट किया है वियतनाम को INS कृपान की. जो INS, अब ये न्यूज ऐसे इंपॉर्टेंट है 2 तरीके से. प्रीलिम्स में अगर बात करें तो INS कृपान जो है वो क्वेश्चन में आ सकता है, तो उसके बारे में आपको सब पता होना चाहिए. मेंस के हिसाब से देखें तो आपको हिस्ट्री ऑफ इंडिया और वियतनाम के सारे जितने भी टाइज हैं आज तक उन सब के बारे में पता होना चाहिए. सो दोनों तरह से ये न्यूज इंपॉर्टेंट है, बी इट योर मेंस एंड बी इट योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. सो डू स्टडी दिस इन थॉरली. इंडिया वियतनाम के रिलेशंस अच्छे से कवर कीजिएगा. ना जब हम बात करते हैं INS कृपान की, इट इज इंडिजीनियसली बिल्ड, दैट इज इंडिया में ही बिल्ड किया हुआ इन सर्विस मिसाइल है, करवेट मिसाइल है INS कृपान जो कि वियतनाम को हमने दिया है. और जो ये मीटिंग हुई थी डिफेंस मिनिस्टर्स जो हैं दोनों कंट्री के उनके बीच में, सो उन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि एग्जिस्टिंग एरियाज जो है जिसमें हम लोग डील करते हैं दोनों कंट्रीज उनमें कोलैबोरेशन बढ़ाने की जरूरत है. स्पेशली जब हम डिफेंस इंडस्ट्री कॉपरेशन की बात करते हैं या मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात करते हैं या मल्टीनेशनल कॉपरेशन की बात करते हैं, सो वहाँ वियतनाम और इंडिया की कोलैबोरेशन को बढ़ाने की जरूरत है. एंड जो डिफेंस मिनिस्टर आए थे वियतनाम से उन्होंने DRDO भी विजिट किया एंड डिस्कस भी किया कि कैसे डिफेंस इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटीज जो हैं उसे बढ़ा सकते हैं बाय कोऑपरेशन ऑफ वियतनाम एंड इंडिया. सो कैसे डिफेंस रिसर्च एंड जॉइंट प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जा सकता है. नाउ 2022 में इंडिया और वियतनाम ने एक MOU भी साइन किया था जिसके तहत उन्होंने बात करी थी कि म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ 2 डिफेंस मिनिस्टर्स जो उस दौरान मिनिस्टर्स थे. और ये साउथ ईस्ट एशियन नेशंस को जब विजिट किया था तब ये मीटिंग हुई थी 2022 में. एंड जॉइंट विजन स्टेटमेंट ऑन इंडिया वियतनाम डिफेंस पार्टनरशिप टुवर्ड्स 2030 भी साइन हुआ था. नाउ लेट्स टॉक अबाउट INS कृपान के बारे में बात कर लेते हैं. हमें ये तो पता है इंडिजीनियस है. इट इज खुकरी क्लास मिसाइल जो कि 1350 टन्स को डिस्प्लेस करती है एंड इट वाज कमीशन इन नेवी इन 1991. It has a displacement of close to 1400 tons, as I told you, 1350. 91 meters length है, a beam of 11 meters, and it is capable of speed in excess of 25 knots. Now the ship is fitted with a medium range gun, 30 mm close range guns भी हैं, shaft launchers हैं, then surface to surface missiles हैं. Already ये commissioned है, okay. Now they can perform various activities जिसमें आपकी coastal and offshore patrolling आती है, coastal security, surface warfare, anti-piracy में भी piracy में यूज किया जा सकता है, humanitarian assistance and disaster relief operations के लिए यूज किया जा सकता है. So these are the key features जो आपको याद होने चाहिए. Now let's move further and talk about geography. Geography के perspective से देखा जाए तो अर्थ रिलेटेड या अर्थ का जो एक्सेस है उसके टिल्ट रिलेटेड जो न्यूज है वो थी, क्योंकि ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन का क्या इम्पैक्ट है, ये कैसे वो अर्थ के टिल्ट को अफेक्ट कर रहा है, वो न्यूज में था. So the groundwater pumped up from the earth and moved elsewhere to quench the thirst of humans and their activities has caused earth axis to tilt nearly 80 centimeter to the east. So this is east side. So अगर पहले axis यहाँ था, so अभी यहाँ है थोड़ा और 80 centimeters जो है east की तरफ झुक गया है earth का axis. Now the scientists have known for the very long time, ऐसा नहीं कि पहली बार हम बात करें कि ग्राउंड वाटर की वजह से अर्थ के एक्सेस पे या टिल्ट पे फर्क पड़ रहा है. नहीं, 2016 में भी एक स्टडी आई थी जिन्होंने बोला था कि मूवमेंट ऑफ वाटर अगर होता है अराउंड वर्ल्ड तो जो है इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द वॉबल इन द अर्थ एक्सिस, दैट इज मूवमेंट इन द अर्थ एक्सिस में कॉन्ट्रीब्यूट करता है. एंड अब जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने एनालाइज किया है कि जो ड्रिफ्ट होता है ऑफ अर्थ एक्सिस या रोटेशनल पोल जो हम बोलते हैं, अर्थ रोटेशनल पोल में जो ड्रिफ्ट होता है वो एंड वाटर मूवमेंट का क्या रिलेशन है. और इसके लिए उन्होंने पहले जो अकाउंट में लिए थे कि आइस शीट्स एंड ग्लेशियर्स के ऊपर रिसर्च किया था. नाउ अब दे हैव रिसर्च अपॉन डिफरेंट ग्राउंड वाटर रीडिस्ट्रीब्यूशन सिनेरियोज और उसे कनेक्ट किया है विद अर्थ टिल्ट पे कैसे इम्पैक्ट करते हैं.
Now, the scientists have said that the location of groundwater depletion is important because that affects how much the excess vendors. That means किस location से groundwater deplete हो रहा है, वो location important है क्योंकि उसी से excess कितना vendor या कितना deflect कर रहा है वो पता लगता है. And they have found out that pumping groundwater from mid latitude areas से हम जब pump out करते हैं groundwater तो सबसे ज्यादा drift होता है अर्थ के एक्सेस का. एंड जो स्टडी की हम बात कर रहे हैं उसमें बताया गया है कि 2150 बिलियन टन्स ऑफ ग्राउंड वाटर है जो आज तक हम पंप आउट कर चुके हैं एंड ओशंस में ड्रेन हो रहा है बिटवीन 1993 से 2010 का ये डेटा है, जिसकी वजह से सी लेवल राइज जो है 6.24 mm बढ़ रहा है. सो यू कैन सी कि कैसे ग्राउंड वाटर अगर हम पंप आउट करते हैं, डिप्लीट हो रहा है, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है, तो उसकी वजह से सी लेवल राइजेस को भी कॉन्ट्रीब्यूट वो करता है. नाउ अब थोड़ा सा समझते हैं कि जो हम बात कर रहे हैं कि ये ड्रिफ्ट है क्या, जो पोल वेंडर करता है या हम बोल रहे हैं एक्सेस जो है अर्थ का वो ज्यादा टिल्ट हो गया है. अब बेसिकली जब हम बात करते हैं तो दिस अपीयर्स टू बी पोल, बट अर्थ ऐसे टिल्टेड है, ओके, सो पोल अपीयर्स टू बी हियर, दिस पोल अपीयर्स टू बी हियर. या हम बात कर सकते हैं कि ट्रू पोल वेंडर की जब हम बात करते हैं, पहले अगर पोल्स आपका यहाँ था तो अभी यहाँ है, सो पोल का पोजीशन शिफ्ट हो गया है. सन वही है, अर्थ का टिल्ट थोड़ा सा ज्यादा झुकने की वजह से पोल्स शिफ्ट हो रहे हैं. नाउ दिस इज व्हाट इट इज अबाउट. नाउ दे हैव आल्सो फाउंड आउट दैट मोस्ट ग्राउंड वाटर रीडिस्ट्रीब्यूशन टुक प्लेस इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया एंड वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका. बोथ आर मिड लैटिट्यूड रीजन्स ओनली, तो आपको इंडिया में नॉर्थ वेस्ट याद रखना है. And groundwater depletion has been a particular concern across India also in past decade, क्योंकि 95% of the groundwater extracted in India is used to irrigate agricultural fields, क्योंकि agricultural driven country है और बहुत पानी की जरूरत होती है. एंड जितना ज्यादा एक्सट्रैक्ट हम करते जाएंगे एक वाटर स्कार्सिटी का जो कंडीशन है वो भी आएगा, एंड प्लस उससे क्लाइमेट पे भी असर होगा, क्योंकि ये जो पोल वेंडरिंग की हम बात कर रहे हैं इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज पे या बढ़ता है, या बोल सकते हैं कि हम क्लाइमेट चेंज अगर हमारा होगा तो बाकी सारी चीजें, डाइवर्सिटी पे भी इम्पैक्ट होगा, आपकी एग्रीकल्चर पे भी होगा, इकोनॉमी पे भी होगा, सभी चीजों पे इम्पैक्ट होता है. नाउ अनदर न्यूज वाज हीट वेव्स एंड स्टेट. इंडिया में हीट वेव्स के इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं, तो हमने एक ये नोटिस किया है, एक रिसर्च आया कि पुअर लिविंग कंडीशंस जो होती हैं, दैट मींस बेसिक नेसेसिटीज जिन एरिया में अवेलेबल नहीं है वहां हीट वेव्स की मार ज्यादा है, लोगों का डेथ पोल जो है वो ज्यादा बढ़ जाता है उन एरियाज में. पुअर लिविंग कंडीशंस की जब हम बात करते हैं तो वो होती हैं आपकी कि पीने के लिए पानी अच्छा अवेलेबल नहीं है, कंटेमिनेटेड वाटर है उन एरियाज में, शेल्टर अवेलेबल नहीं है, ट्री कवर नहीं है. सो दीज आर द बेसिक थिंग्स जो कि जिनसे आप हीट वेव से बच सकते हैं. अब हीट वेव बेसिकली होता क्या है, जो फॉर एग्जांपल एक एरिया का टेम्परेचर 25 डिग्री ही रहता है, लेकिन बहुत लंबे समय तक वहां का टेम्परेचर जो है वो 29 डिग्री रह रहा है, दैट मीन इट हैज इंक्रीज फ्रॉम द नॉर्मल. सो उसे हम हीट वेव कंडीशंस बोलते हैं. क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं हीट वेव के लिए? बहुत हॉट एंड ड्राई एयर उस रीजन पे प्रिवेल कर रही है, वो हो सकता है. एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर है अपर एटमॉस्फेयर में, स्काई जो है प्रैक्टिकली क्लाउडलेस है या वहाँ क्लाउड्स नहीं है, क्योंकि बारिश होगी तो आपका टेम्परेचर ऑब्वियसली डाउन आता है. सो क्लाउडलेस कंडीशंस हो जाते हैं. एंटी साइक्लोनिक एम्पलीट्यूड अगर बनता है, और कुछ कुछ जगहों पे बात करें तो बिगर फैक्टर्स की बात करें तो जेट स्ट्रीम्स, एल नीनो, ला नीना, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज भी हीट वेव्स के कारण हो सकते हैं. नाउ हीट वेव का आईएमडी के हिसाब से क्राइटेरिया क्या है? आईएमडी दो बेसिस पे हीट वेव्स डिक्लेयर करता है. पहला है डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल टेम्परेचर, दूसरा है एक्चुअल मैक्सिमम टेम्परेचर. सो हीट वेव कंडीशंस तब मानी जाती हैं जब नॉर्मल टेम्परेचर से 4.5 डिग्री से 6.4 डिग्री टेम्परेचर ज्यादा रहता है. सेवियर हीट कंडीशंस या हीट वेव बोलते हैं जब वो नॉर्मल से 6.4 डिग्री से भी ज्यादा टेम्परेचर हाई होता है उस एरिया में. बेस्ड ऑन एक्चुअल मैक्सिमम टेम्परेचर की जब हम बात करते हैं, हीट वेव कंडीशन इज व्हेन जब एक्चुअल मैक्सिमम टेम्परेचर उस एरिया का 45 डिग्रीज या उससे ज्यादा होता है. सेवियर हीट होती है तब जब मैक्सिमम टेम्परेचर जो है 47 डिग्री से ज्यादा हो जाता है. सो न्यूज में बेसिकली ये था कि बैड पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, जो बलिया डिस्ट्रिक्ट न्यूज में थी आपकी, वहां पे बहुत सारे ये बोल सकते हैं कि लोकल बेसिक फैसिलिटीज अवेलेबल ना होने की वजह से लोकल जो लोग हैं वो हीट वेव की वजह से डेथ नंबर ज्यादा हुआ था. सो दैट इज व्हाई योर हीट वेव्स वर इन न्यूज. सो आई हैव गिवन यू द डिस्क्रिप्शन आल्सो, यू कैन रेफर टू दिस.
Now let's talk about the new indigenous mRNA vaccine for Omicron variant, which has been approved by your Drug Controller General of India, but for emergency use only. Okay, that means कि ऐसे इन जनरल हम यूज नहीं कर सकते हैं ये वैक्सीन अगर कोविड केसेस आते हैं या ओमनिक्रॉन वेरिएंट के केसेस आते हैं, लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन में यूज किया जा सकता है. Now it is developed by a Pune-based Genova Biopharmaceutical Limited and India का first mRNA vaccine है एड्रेस किया जो डेवलप किया गया है for addressing the Omicron variants problem. And this mRNA based vaccine ये spike protein of Omicron variant को यूज करता है और स्टेबल रहता है 2 to 8 degrees रेंज में. That means ordinary रेफ्रिजरेटर में इसे आप स्टोर कर सकते हैं. If you want to know what is mRNA based vaccine और कैसे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करवाता है वो बॉडी में और फिर कैसे वो प्रोटेक्ट करते हैं बॉडी को अगेंस्ट एनी इन्फेक्शन, आई हैव गिवन you the description here. You can go through this. Now let's move further and talk about the Y chromosome, the master of maleness, जो कि आर्टिकल था न्यूज़पेपर्स में. और ये कहा गया है कि many animal species have a genuine fear of losing the Y chromosome in the distant future and this has happened in some species already. And ये जो loss of this chromosome है वो natural loss है, ऐसा नहीं है कि कुछ particular disease है या कुछ नया species की invasion की वजह से ऐसा हो रहा है. No, this has happened naturally. And such animals provide us with the models to understand the process of sex chromosome turnover and a means to repurpose another chromosome into sex chromosome. And it has been discovered that the Y chromosome possesses genes linked to aging and lifespan regulations. इसकी बात की गई है कि कैसे जो Y chromosome है वो जो जीन्स हैं जो कि लिंक्ड होते हैं एजिंग से या लाइफ स्पैन रेगुलेशन से उससे एसोसिएटेड है, उसकी न्यूज में बात की गई है. जब हम वाई क्रोमोसोम की बात करते हैं तो वाई क्रोमोसोम का कंप्लीट जेनेटिक सीक्वेंस 2003 में ही रिलीज कर दिया गया था एंड इट वाज प्रोवाइडेड दैट 23 मिलियन बेस ऑफ 60 मिलियन और सो bases that come up together to make up the Y chromosome. It was told in 2003 and in total chromosome encoded for only 55 genes and accounted for around 2% of the genetic material inside a cell. And इसको जो Y chromosome है उसे जुवेनाइल डिलिंक्वेंट भी कहा जाता है. Y chromosome basically important क्यों है? Because it is passed on from a father to a son and ये responsible होता है next generation की sex determination में. Because females में X chromosome पाया जाता है, males में X and Y दोनों होते हैं and when we know when X and X combine it is a female child and when X and Y combine it is a male child. So basically it is very important कि आगे जो generations होंगी उसमें आपके females कितने हैं या males कितने हैं या अगर Y होगा ही Y chromosome होगा ही नहीं तो how the reproduction process is going to take up in the next generations in that particular species, उसके लिए बहुत ज्यादा important हो जाता है. So इसे एक vital gene की तरह देखा जा सकता है. Now 2003 के मार्च में जो एक रिपोर्ट आई थी उस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि 0.5% ऑफ जो ऑल मेल इन द वर्ल्ड है, नॉट इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं हम, ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात कर रहे हैं. सो उनमें जो वाई क्रोमोसोम पाया जाता है वो मुगल एम्परर गिनीज खान और वन ऑफ हिज डिसेंडेंट का पाया जाता है. सो यू कैन सी कि ऑल ऑफ द वर्ल्ड बोल सकते हैं कि 0.5% मेन जो है उनमें जो गिनीज खान या मंगोल एम्परर है या उनके डिसेंडेंट्स है उन्हीं का वाई क्रोमोसोम है. नाउ वाई क्रोमोसोम हैज बीन द सेंटर ऑफ मेनी साइंटिफिक एंड सोशल कंट्रोवर्सीज इन्वॉल्विंग द सेक्स डिटर्मिनेशन और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन. इट वुड बी बेटर ऑफ नॉट अंडर एस्टिमेटिंग इट्स इन्फ्लुएंस ऑन अदर एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ एज वेल. ऐसा नहीं है कि वाई क्रोमोसोम सिर्फ सेक्स डिटर्मिनेशन एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का एस्पेक्ट की तरह ही इंपॉर्टेंट है या देखा जाता है. हेल्थ इम्पैक्ट्स भी बहुत ज्यादा हैं या इन्फ्लुएंस करता है. फॉर एग्जाम्पल देयर वाज अनदर न्यूज इन न्यूज़पेपर्स कि जैसे जैसे वाई क्रोमोसोम जो है वो लूज करते हैं मेन, देयर कैपेसिटी टू फाइट कैंसर इज बिकम्स लेस, सो इम्पैक्ट ज्यादा होता है. नाउ रिसर्चर्स हैव फाउंड आउट कि वाई क्रोमोसोम जो होता है वो उसमें पोजेस करता है ऐसे जीन्स जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर बायोलॉजिकल फंक्शंस, जिसमें बात कर सकते हैं हम एजिंग की, लाइफ स्पैन रेगुलेशंस की, इन सब में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. दैट इज व्हाई वी वर सेइंग कि हेल्थ एस्पेक्ट से भी इंपॉर्टेंट होता है. जब हम बात करते हैं एनिमल किंगडम की जिसमें मैमल्स भी इंक्लूड करते हैं, साइंटिस्ट हैव नोटिस सब्सटैंशियल डिफरेंसेस इन लाइफ स्पैन बिटवीन द सेक्सेस. दैट मीन्स द फीमेल tend to live longer than your males and this phenomena has been attributed largely to the absence of the second Y chromosome in the males, exposing the deleterious mutations in the X chromosome.
Now, it is also well known that men lose the Y chromosome with age, and that this is associated with a higher frequency of cancer, Alzheimer's, and shorter lifespan in men बोल सकते हैं. So, as long as they are losing the Y chromosome, उनकी health पे बहुत ज़्यादा impact है. Now, recently, fruit flies में फ्रांस में रिसर्च किया गया था. फ्रांस नेशनल सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च ने पब्लिश किया था जर्नल नेचर इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन जून में, जिन्होंने बताया था कि दे attributed the longevity to the phenotypic sex of animal rather than the presence of Y chromosome, and this phenotypic sex refers to an individual sex as deduced from their genitalia. Okay, so this was another research related to this. Now, I have already explained you why Y chromosomes are important, because बहुत सारी लाइफ में जो लाइफ स्पैनिंग कंडीशंस है या हार्ट फेलियर्स को रिड्यूस करना या कैंसर को कैसे फाइट करेंगे, उन सब चीज़ों के लिए मेल्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. हेल्थ इम्पैक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं. सो अगर हम बात करते हैं रीसेंट एग्जाम्पल्स जहां हमने नेचुरली लॉस ऑफ वाई क्रोमोसोम ऑब्जर्व किया है, सो दिस हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन rodents, एंड मॉडर्न ह्यूमंस में भी रिप्लेसमेंट ऑफ वाई क्रोमोसोम की बिगिनिंग को अब नोटिस किया जा चुका है. सो दीज आर द टू एग्जाम्पल्स यू शुड रिमेंबर. नाउ अनदर न्यूज विच इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम साइंस प्रोस्पेक्टिव इज कि कैसे IBM ने एक पेपर पब्लिश किया है और उसमें क्लेम किया है कि कैसे क्वांटम कंप्यूटर्स की जो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं जो कन्वेंशनल कंप्यूटर सॉल्व नहीं कर सकते हैं, उसमें आप फोनॉन्स को यूज कर सकते हैं और कैसे मैनिपुलेट करके उनको यूज कर सकते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए. एंड उसके लिए उन्होंने एक अकूस्टिक बीम स्प्लिटर भी बनाया है, उसके बारे में बात करेंगे. बेसिकली क्वांटम कंप्यूटिंग होता क्या है, एक टेक्नोलॉजी है जो कि लॉज ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स को यूज करता है टू सॉल्व प्रॉब्लम्स जो कि क्लासिकल कंप्यूटर्स या ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगती है. एंड क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो एक फील्ड सब फील्ड बोल सकते हैं फिजिक्स की है. देन अनदर वर्ड वॉज इन न्यूज दैट इज क्यूबिट्स. क्यूबिट्स क्या होता है, जो क्वांटम कंप्यूटर्स होते हैं उसका बेसिक यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं, जिसमें इंफॉर्मेशन जैसे स्टोर होगी, कैसे वो पार्टिकल भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, कलेक्शन ऑफ पार्टिकल भी हो सकता है, एक सिस्टम भी हो सकता है. ओके, सो दिस इज द बेसिक यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन जिसे हम क्यूबिट्स बोलते हैं. नाउ फोनॉन्स एंड फोटोन्स दोनों सिमिलर साउंड करते हैं, बट दोनों में बहुत अंतर है. फोटोन्स जो होते हैं दे आर पैकेट्स ऑफ लाइट एनर्जी, फोनॉन्स आर द पैकेट ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी. एक लाइट एनर्जी है, एक वाइब्रेशनल एनर्जी है, सो दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है. नाउ रिसर्चर्स ने ये कहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें हम इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक फील्ड से मैनिपुलेट कर सकते हैं, फोटोन्स को हम मिरर, लेंसेज एक्सेट्रा से कर सकते हैं, लेकिन हमें जब हम फोनॉन्स को मैनिपुलेट करने की बात आती है तो नए टूल की जरूरत है. इसीलिए एकॉस्टिक बीम स्प्लिटर को डेवलप किया गया है. स्प्लिटर्स नए नहीं है, बीम स्प्लिटर्स पहले ऑप्टिक्स में बहुत पहले से यूज किए जाते हैं. और बेसिकली क्या करते हैं बीम स्प्लिटर्स, जब किसी लाइट के पाथ में प्लेस किए जाते हैं, फॉर एग्जांपल लाइट ऐसे आ रही है और यहाँ हमने स्प्लिटर रखा है तो उसे दो पार्ट में डिवाइड कर देगा. 50% ऑफ द जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है और 50% आपको स्ट्रेट अवे पास हो जाती है. सो दिस इज द बेसिकली वर्क ऑफ बीम स्प्लिटर. अब बात करते हैं एकूस्टिक बीम स्प्लिटर क्या है. एक छोटा सा डिवाइस बनाया है जो कोम जैसा दिखता है, 16 मेटल बार्स हैं उसके अंदर, एंड इट इज प्लेस्ड इन द मिडल ऑफ अ 2 mm लॉन्ग चैनल ऑफ लिथियम नियोबेट. नाउ यू शुड रिमेंबर दिस नेम. एंड ईच एंड ऑफ द चैनल हैज अ सब कंडक्टिंग क्यूबिट. क्यूबिट वही बेसिक यूनिट है आपकी इंफॉर्मेशन की, और क्यूबिट हुज सर्किट कंपोनेंट्स वर सुपर कंडक्टेड that could both emit and detect individual phonons. So ये जो क्यूबिट है वो emit भी कर सकता है और डिटेक्ट भी कर सकता है. अब ये जो सारा सेटअप है ये मेंटेन किया जाता है अल्ट्रा लो टेम्परेचर्स पे, एंड ये जो फिनॉन्स हैं दे आर कन्वर्टेड टू साउंड. देयर फ्रीक्वेंसी विल बी टू हाई फॉर ह्यूमंस टू हियर. ओके, सो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड में कन्वर्ट करे जाते हैं. एंड स्टडी के हिसाब से कलेक्टिव वाइब्रेशन जो है अबाउट 1 क्वाड्रिलियन एटम्स का होता है. And the team found that these phonons interacted with the comb just like photons interact with the optical beam splitter. So similar behavior notice किया गया है. And when a phonon was emitted from the left side of the channel, it was reflected half of the time and transmitted to the right side the other half. Okay, so वही चीज जो है जो जैसे photons में होती है कि आधा जो है वो reflect हो रहा है, वो देखा गया है. And when phonons were emitted simultaneously from the left and right side, they were both ended up on one side. That means एक बार left था या एक बार right था, एक ही side पे जा रहे थे.
Now, another relevant news from the science and tech section was how prokaryotes led to eukaryotes. So, organism जो planets पे होते हैं broadly इन्हीं दो categories में divided हैं. जब हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं. दे डू नॉट हैव एनी, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया उनमें नहीं होता है. दे डीएनए इज नॉट पैक्ड इनटू एनी न्यूक्लियस. दैट मींस उनके पास न्यूक्लियस भी अवेलेबल नहीं होता है. एंड जब हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया भी है, डीएनए भी, न्यूक्लियस भी है. एंड यूकैरियोट्स ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं क्योंकि मल्टी सेलुलर होते हैं. Now let us understand basically news में क्या था. So let's focus on the key highlights. So about 50 years ago, a subset of unicellular organisms जिन्हें आर्किया बोलते हैं, they were shown to have a different line of descendants as compared to bacteria, and both of them differ in composition of their cell walls and in the sequence of some of their genes also. Now, this term archaea, it was used because of the first members of this domain were found living in the extreme environments of very high temperatures or very high salt conditions were there. And one group of archaea were shown to have proteins that were closely resembling the eukaryotic proteins. And these organisms are found in the geological formation where geothermal heated water is forced out of the ridge in Atlantic Ocean floor and around the depth of 2400 meters below the sea level. Now, this was basically in the news. Now, let's understand basically the difference between the prokaryotic and eukaryotic cells. आपकी convenience के लिए मैंने यहाँ image भी दिया है. बेसिक डिफरेंस जो पहला समझते हैं वो साइज का होता है. जो प्रोकैरियोटिक्स होते हैं वो जनरली स्मॉलर होते हैं एंड यूकैरियोटिक्स जनरली लार्ज होते हैं एज कंपेयर टू द प्रोकैरियोटिक्स. And when we talk about the nucleus, there is no nucleus in prokaryotes and nucleus is present in eukaryotes. DNA की बात करें तो सेलुलर डीएनए होता है इनमें और लीनियर डीएनए पाया जाता है यूकैरियोट्स में. देन मेम्ब्रेन जो होती है एब्सेंट होती है जबकि यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होती है. बाइनरी फिजन इज एसोसिएटेड विद प्रोकैरियोट्स एंड वेयरएज माइटोसिस एंड मियोसिस आर एसोसिएटेड विद यूकैरियोट्स. आप देख सकते हैं. एंड सेल वॉल का डिफरेंस होता है. एग्जाम्पल्स जो होते हैं प्रोकैरियोट्स के बैक्टीरिया और आर्किया जो कि हमने बात करी जो कि न्यूज में भी था वो होते हैं. देन यूकैरियोट्स की बात करें तो प्रोटिस्ट है, फंगाई है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उसमें ये पाया जाता है. नाउ लेट्स मूव फर्दर एंड टॉक अबाउट द इम्पॉर्टेंट डेज. 21 जून को योगा डे सेलिब्रेट किया गया था एंड 2014 में ये इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ था एंड फर्स्ट टाइम 2015 में मनाया गया था. एंड वर्ल्ड वाइड जो है कि अवेयरनेस फैलाने के लिए कि योगा हाउ इट इज इम्पॉर्टेंट एंड हाउ इट इज बेनिफिशियल फॉर हेल्थ के लिए ये डे मनाया जाता है. एंड जो कि 2023 था इस साल का जो आपका इंटरनेशनल योगा डे था, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने प्लान किया था एक इवेंट जिसे बोला गया है ओशन रिंग ऑफ योगा, जो कि यूनिटी एंड सॉलिडारिटी को सिंबलाइज करता है. And this has been planned in coordination with Ministry of Defense and other ministries. And ये जो इनिशिएटिव है इंडियन नेवी शिप्स डिप्लॉय किए थे इंडियन ओशन रीजन में एंड वो वेरियस पोर्ट्स जो हमारे फॉरेन कंट्रीज हैं जिनके साथ हमारे फ्रेंडली रिलेशंस हैं वहां विजिट करेंगे और जो मैसेज वो स्प्रेड करेंगे. दैट इज द थीम ऑफ द ईयर 2023 इंटरनेशनल योगा डे ऑल्सो. दैट इज वसुधैव कुटुंबकम. Okay, this was the theme, so you should remember the theme also. Now, इंडियन नेवी का थोड़ा सा रोल समझ लेते हैं. इंडियन नेवी जो है एक एम्बेसडर रहा है योगा का अक्रॉस द सीज फॉर सेवरल इयर्स नाउ एंड योगा सेशंस आर शेड्यूल्ड एट मोस्ट फॉरेन पोर्ट्स विजिटेड बाय इंडियन नेवल शिप्स एंड देयरबाय दे आर ट्राइंग टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ द बेनिफिट्स विच आर देयर और एसोसिएटेड विद योगा एंड एसोसिएटेड विद द हेल्दी लाइफस्टाइल. एंड अगर बात करें किन कंट्रीज से रिलेटेड था ये जो हमने बात करी आपकी ओशन रिंग ऑफ योगा की. सो द नेशंस एसोसिएटेड वर योर टिटोग्राम बांग्लादेश रीजन है, देन इजिप्ट वाज देयर, इंडोनेशिया वाज देयर, कीनिया वाज देयर, देन मेडागास्कर है आपका, ओमान है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, दुबई है एंड यूएई है आपका, देन चेन्नई, शिवालिक, सोनाया, त्रिशूल, तरकश, वागी, सुमित्रा एंड ब्रह्मपुत्रा. ये आईएनएस शिप्स जो थे वो एसोसिएटेड थे. आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने मैप भी दिया है आपको ताकि कि याद रहे किन रीजन्स के साथ एसोसिएटेड है ये वाला जो हमारा मिशन है. एंड वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर का स्लोगन भी एसोसिएटेड है 2023 के साथ ही, आपको याद रखना है.
नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिलीज करी है। उसमें इंडिया ने 127 रैंक किया है अमंग 146 कंट्रीज। जेंडर पैरिटी से रिलेटेड ये इंडेक्स है और 8 प्लेसेस अप हुआ है इंडिया का रैंक लास्ट ईयर से, जो कि दैट मीन्स 2022 का जो जेंडर गैप रिपोर्ट था उसमें इंडिया 135 रैंक कर रहा था, अभी इंप्रूव हो गया है और 127 पे है। एंड हमने 1.4% से इम्प्रूव किया है या पॉइंट से इम्प्रूव किया है जेंडर जो पैरिटी है उसको मेंटेन करने के लिए। नाउ इंडिया हैज क्लोज 64.3% of the overall gender gap, the report said, and however it underlined that India had reached only 36.7% parity in economic participation and opportunity. That means economic sense में देखा जाए तो 36.7% ही पैरिटी अचीव हुआ है। एंड कंट्री की बात करें ओवरऑल इंडिया में अक्रॉस ऑल लेवल्स एजुकेशन में जो पैरिटी है वो ज्यादा अटेन हुई है। दैट मीन्स एनरोलमेंट्स जो है वो बढ़े हैं एजुकेशन सेक्टर में। देन बात करते हैं नंबर 1 पे कौन रहा। नंबर 1 पे आपका आइसलैंड है, नंबर 2 पे आपका नॉर्वे रहा है। ओके, एंड आइसलैंड इज द मोस्ट जेंडर इक्वल कंट्री एंड 14th कॉन्जिक्यूटिव ईयर है जो उन्होंने रैंक किया है 1 एंड 90% ऑफ इट्स जेंडर जो पॉपुलेशन जेंडर बायस नहीं है पॉपुलेशन या जेंडर पैरिटी मेंटेन कर रहे हैं वो। नाउ इंडिया की अगर बात करें तो किन कॉन्टेक्स्ट में वो पैरिटी मेंटेन करने की बात कर रहा है। यू कैन सी हियर इंडिया इज ऑन 147, नेपाल, श्रीलंका, चाइना, भूटान, बांग्लादेश विच आर नेबर नेशंस, दे आर रैंकिंग बेटर देन इंडिया। देन इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया ने पैरिटी किस कॉन्टेक्स्ट में लाने की बात करी है। वेजेस है, इनकम है, सीनियर पोजीशंस पे वुमेन का कितना शेयर है, टेक्निकल रोल्स में वुमेन होते हैं या नहीं होते हैं, उन सेंस में इंडिया ने पैरिटी लाने की कोशिश करी है। एंड इंडिया हैज रजिस्टर्ड 25.3% पैरिटी विद वुमेन मेकिंग अप टू 15.1% ऑफ द एमपीज। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ हम। एंड इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में 1.9% पॉइंट इंप्रूवमेंट हुआ है इन सेक्स रेशियो एट बर्थ एंड दिस हैड ड्रिवन अप पैरिटी आफ्टर मोर देन अ डिकेड ऑल्सो। Now, when we talk about, we compare our country with the top scoring countries that register 94.4% gender parity at birth. The indicator stands at 92.7% for India. That means top ranking से कम है, but still it is getting better and better day by day. So overall, Southern Asian regions की अगर बात करते हैं तो 63.4% gender parity, जो कि सेकेंड लोएस्ट है 8 रीजन्स का। ओवरऑल वर्ल्ड में जो 8 रीजन्स हैं उसमें सेकेंड लोएस्ट पे आता है साउथ एशियन रीजन with 63.4% जेंडर पैरिटी। आपको ये भी याद रखना है कि ओवरऑल रीजन इंडिया इसी रीजन में आएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द गति शक्ति पोर्टल विच वाज रिसेंटली इन न्यूज। जो गति शक्ति पोर्टल है आपका बेसिकली ये 2021 में लॉन्च हुआ था और डाई प्लेटफॉर्म पोर्टल है जो कि 16 मिनिस्ट्रीज जिसमें रेलवे, रोडवेज इंक्लूडेड है, उनका इट एम्स टू इंटीग्रेट एंड कोऑर्डिनेट अप्रोच टू प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स ऐसा है। सो इंडस्ट्री इज होपफुल दैट गवर्नमेंट में सून अग्री टू ओपन अप एक्सेस टू पीएम गति शक्ति पोर्टल which is developed for planning multimodal infrastructure projects only, and it is aiming to facilitate greater private capital investments अगर वो ओपन करते हैं पोर्टल तो, जिससे कि कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स में बेटर हो जाएगी एंड इकोनॉमी के लिए भी बेटर रहेगा क्योंकि वो सस्टेन कर पाएंगे मोमेंटम क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगे। सो एज आई टोल्ड यू इट वाज लॉन्च्ड इन 2021 एंड इट इंक्लूड्स द मिनिस्ट्री वेरियस मिनिस्ट्रीज जो 16 मिनिस्ट्रीज हैं। अभी तक जो पोर्टल के डेटा का एक्सेस है वो सो फार दिस एक्सेस जिसमें बहुत सारे डिटेल्ड मैप्स होते हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की डिटेल्स होती हैं, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या है, इसका एक्सेस अभी तक सिर्फ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज को ही होता था, प्राइवेट एजेंसीज को नहीं था। तो जो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII है उन्होंने कहा है कि हमें कुछ एक्सेस मिलना चाहिए पोर्टल की इंफॉर्मेशन के लिए। आप चाहिए तो जो डेटा सिक्योरिटी के पर्पज से इंपॉर्टेंट है उस पर भले ही एक्सेस ना मिले, लेकिन जिस डेटा की वजह से इन्वेस्टमेंट्स बेटर हो सकते हैं, ऑपरेशंस बेटर हो सकते हैं, फर्म प्लानिंग बेटर हो सकती है, उन डेटा के पास एक्सेस होना चाहिए ताकि कि जो फ्रेश कैपिटल स्पेंडिंग है अक्रॉस एलाइड सेक्टर्स वो बढ़े, वो इन्वेस्टमेंट बेटर हो पाए और इन्वेस्टमेंट बेटर हो पाए और कैपिटल स्पेंडिंग हम बहुत अच्छे से कर पाए, डिसीजन मेकिंग बेटर हो पाए। नाउ दे हैव ऑल्सो आस्क्ड कि सेंसिटिव डेटा को आप ब्लॉक कर लो, रेस्ट अवेलेबल करवा दो, क्योंकि वो प्राइवेट सेक्टर को एज प्लानिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। अब गति शक्ति पोर्टल के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसे हम नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी भी कहते हैं, दैट इज NMPMPC।
ये जो पोर्टल है वो इंश्योर करता है इंटीग्रेटेड प्लानिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, एंड फोकस करता है वर्क को ग्राउंड लेवल पे एक्सपैंड करने का, कॉस्ट बचाने का और जॉब क्रिएशन के ऊपर भी फोकस करता है। एंड जब ये लॉन्च हुई थी स्कीम 2021 में, तब सब्ज्यूम करना था 110 लाख करोड़ नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में, जो कि 2019 में आया था। नाउ स्कीम ऑल्सो एम्स एट इंक्रीजिंग कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी, जिससे कि रिड्यूस भी करना चाहता है टर्न आउट अराउंड टाइम एट द पोर्ट्स टू बूस्ट ट्रेड, क्योंकि जैसे ही कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी इंप्रूव होगी तो जो टाइम लगता है पोर्ट्स पे ट्रेड होने के लिए वो कम होगा। एंड अनदर एम इज कि 11 इंडस्ट्रियल जो कॉरिडोर हैं और जो 2 नए डिफेंस कॉरिडोर हैं, वन इज इन तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश, उनको बनाना है। एंड 4G कनेक्टिविटी सारी विलेजेस तक पहुंचानी है। गैस पाइपलाइन नेटवर्क जो है उसे बढ़ाना है। एंड जो हमारे टारगेट है गवर्नमेंट के 2024-25 यानी 2024 और 2025 तक के, जिसमें नेशनल हाईवेज को हमें जो बढ़ाना है, मोर देन 200 न्यू एयरपोर्ट्स बनाने हैं, हेलीपोर्ट्स बनाने हैं, वाटर एरोड्रोम्स बनाने हैं, उसको फुलफिल करने के, वो जो एम्बिशियस टारगेट है उनको फुलफिल करने के लिए हेल्प करेगा। एंड जैसे कि मैंने बताया, 16 इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड मिनिस्ट्री को साथ लाता है और डेटा प्रोवाइड करता है, और जो इश्यूज हैं एसोसिएटेड प्लानिंग से, स्टैंडर्डाइजेशन से रिलेटेड है, क्लियरेंसेस के इश्यूज हैं, टाइमली क्रिएशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी से रिलेटेड इश्यूज हैं, उन सबको ये एड्रेस करता है। एंड गतिशक्ति पोर्टल डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है गतिशक्ति, ये तो हम जो अभी तक बात कर रहे थे, ये पोर्टल की बात कर रहे थे। जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है गतिशक्ति का, वो इन्वॉल्व करता है क्रिएशन ऑफ कॉमन अम्ब्रेला प्लेटफॉर्म। दैट मीन्स एक बिगर प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो प्लान किए जा सकते हैं, इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं इफेक्टिव मैनर में, और वेरियस मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट रियल टाइम बेसिस पे कोऑर्डिनेट भी कर पाएंगे। सो दिस इज इट अबाउट गतिशक्ति प्लेटफॉर्म या पोर्टल की बात कर सकते हैं ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो न्यूज है ये बहुत छोटा सा न्यूज लगता है कि इंडस्ट्रीज ने डिमांड की है कि हमें भी डेटा का एक्सेस होना चाहिए, लेकिन किस पोर्टल की बात हो रही है, उससे क्या बेनिफिट्स होंगे, एंड वो पोर्टल कब आया था, किस चीज को एम करता है, उस हिसाब से ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो दिस इज इट फॉर दिस वीकली अपडेट, एंड आई होप आपके सारे इंपॉर्टेंट जो प्रीलिम्स के हिसाब से न्यूज है वो हमने कवर करे हैं। इसमें बहुत सारे न्यूज ऐसे भी हैं, जैसे गतिशक्ति पोर्टल है, ये आपके मेंस में भी आ सकता है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स में इसका क्रिटिकल एनालिसिस आ सकता है। एंड सिमिलरली इसके जो बेनिफिशियरीज हैं या क्या एम ऑब्जेक्टिव्स हैं, कौन सी मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं, ये सब आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सो कोई भी न्यूज जब आप न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं तो रीड इट लाइक कि किस पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है। जैसे एक न्यूज दोनों पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंस हो सकती है, तो कितनी डिटेल्स आपको पढ़नी है, आपको दिमाग में हमेशा रखना है। अननेसेसरी डिटेल्स भी नहीं पढ़े टाइम वेस्ट करने के लिए। जितना मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है वो पढ़ें, जितना प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इट्स ऑलवेज बेटर टू जॉट डाउन पॉइंट्स फॉर प्रीलिम्स सेपरेटली, ताकि कि एंड टाइम रिविजन्स आसान हो जाए। आजकल वैसे भी प्रीलिम्स दिन ब दिन ज्यादा टफ होता जा रहा है, तो उसके लिए थोड़ा सा फैक्चुअल नॉलेज होना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है विद अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कोड। So I hope it was clear, and this is it for this week's update. Thank you.